अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल। आज का सब लोग उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। ये होगा इसका लास्ट पार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो काइंडली लाइक कर सब्सक्राइब मेरा चैनल। आज पैसा बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं हम। कहीं वडेरा शाहनवाज के बंदे ना हो। हाँ शायद, तो क्या करें। गर्द का भगोला अब नज़दीक तर होता जा रहा था। उस उलझन के साथ साथ परेशानी भी परेशानी होने लगी। सहरा में अजीबें सिर्फ वडेरे और अमीर लोगों के पास ही तो थी। राफे ने एक नज़र सामने देखा और पीछे गर्दन मोड़ी। अरे लड़की, फ़ौरन नीचे बैठ जाओ, सीट के दरमियान छुप जाओ जल्दी से, और जीप नहीं रोकना, चलते जाओ। उसने राफे की बात पर गर्दन हिला दी। वह लड़की तो राफे की बात सुनते ही ऐसे सीट से उतरी थी जैसे मौत देख ली हो, और औंधे मुंह वो सीट के दरमियान खाली जगह पर बिल्कुल ही छुप गई थी। सामने से आती जीप अब बिल्कुल करीब आ रही थी और दोनों का शक बिल्कुल दुरुस्त था। वडेरे शाहनवाज के खास बंदे जीप में थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया, मगर सामान ने ऐसे यूज़ किया जैसे जैसे कुछ देखा ही ना हो। उसने जीप की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं की थी और बढ़ाता ही चला गया था। राफे ने इत्मीनान का सांस लेकर उसे देखा था। ओह थैंक गॉड, बला टली। उसामा का कब से अटका सांस बहाल हुआ था। बला टली नहीं, बहुत लंबा सफ़र है और इस तमाम वक़्त में हम यूं डर डर कर नहीं रह सकते। क्या पता कब कोई कहाँ मिल जाए। राफे बहुत संजीदा था। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। उसामा ने उसे तसल्ली दी। वडेरा शाहनवाज का इलाका अगरचा ख़त्म हो गया था, मगर ख़तरा होना मौजूद था। उन्हें कहीं भी रोका जा सकता था। वडेर शाहनवाज ने यकीनन इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में इतला कर दी होगी और इन जगहों पर भी उसके बंदे मौजूद हो सकते हैं। उन्हें रवाना हुए 4 घंटे हो चुके थे और अब सूरज अभी आबोताब से उनके साथ साथ चमक रहा था। गर्मी की हदद में भी बढ़ रही थी और उनका ये ख्याल कितना दुरुस्त था उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं आधे घंटे बाद ही हो गया था। उनके करीब से जो जीप तेज़ी से गुजर कर आगे निकल गई थी और जिसके जाने पर उन्होंने शुक्र अदा किया था, वही जीप गोट होटल के बाहर खड़ी थी और जीप वाले उनके इंतज़ार में थे। साईं माफ़ करना, हम आपकी जीप की तलाशी लेना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मूँछों वाला लंबा निगाह कंधे से लटकी बंदूक को थामे बचर हाथ बांधे पीछ हाथ बांधे कह रहा था। राफे और सामा ने खुद को बहुत तेज़ी से संभाला था। राफे ने उनकी जीप देखते ही चंदनी को सीट से नीचे छुपने को कहा था और तामीर में देर उसने भी नहीं की थी, मगर शायद देर हो चुकी थी। क्यों? उसामा ने गुस्से से घूरा था। वो खुद सूरत हाल खुद सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। उसके लहजे और अंदाज राफे ने बगौर उसे देखा था। साईं, हमें इत्तला मिली है कि आपकी जीप में हमारे गोट की छोड़ी मौजूद है। हम उसे लेना चाहते हैं। आप बच्चल, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? मैं कौन हूँ जानते हो ना? फिर भी ऐसी बात माफ़ कर दे साईं, मजबूरी है। वो टलने वाला हल्की सा ही लग रहा था। उसका लहजा भी सख्त था। तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। हमारे इस लड़की से कोई वास्ता नहीं। हम तो वडेरे तलहा नवाज के दोस्त हैं, शिकार के लिए आए थे, शहर वापस जा रहे हैं। उसामा ने अपने लहजे को हत्तल वसा नॉर्मल बनाते हुए कहा था। हक साईं, बस तो हमारी तसल्ली करवा दे। इसके तंज पर राफे ने कि उन्हें मुश्किल खुद पर काबू पाया। उसके जरे भेंच से गए थे जबड़े भैंस से गए थे। उसने सामा को देखा, सख्त मुश्किल में फंस गए थे। ठीक है, देख लो, मगर याद रखना, अगर वो लड़की ना मिली तो तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बच्चन उस सामा की इजाज़त पर उसने हैरत से उसे देखा, जबकि उसकी धमकी अमीज़ लहजे पर बच्चन भी ठटका था। राफे बच्चन को गाड़ी की तलाशी दे दो। उसका लहजा नॉर्मल मगर बहुत बहुत पुरस्कार था। उसामा ने अंग्रेज़ी में उसके कुछ कहा एक बार, तो उसके बदन में खौफ से करंट सा दौड़ गया था। उन लोगों के सामने क्या ये मुमकिन था? उनके पास से तैयार थे। उसका लहजा उसने उलझ कर उसे देखा। वो बहुत संजीदा हतमे अंदाज में उसे देख रहा था। राफे ने जीप की तरफ आते हुए अपने जहन को फौरी तौर पर इस खतरनाक सूरत हाल के लिए तैयार किया। पिस्तौल सामा की पैंट पर की पॉकेट में था। उसने दरवाज़ा खोला और बेहद तेज़ी से अंदर बैठकर सेकंड सेंटर डोर खोल दिया। सामा बिचल के साथ जीप की तरफ बढ़ रहा था। और फिर नीचे छुप जाओ, बिल्कुल खामोश वो आ रहे हैं। राफे ने सरगोशी से पीछे मुँह किए बगैर उससे कहा, जो पहले ही जीप के फर्श से पर तकरीबन लेटी हुई थी। वो दोनों अब बिल्कुल करीब आ गए थे। सामा ने आंख से उसे तैयार रहने का इशारा किया था और साथ ही जंक्शन पर उसकी उंगलियां
जम गई थी। उसामा ने फ्रंट डोर खोल लिया था। हाँ बचल, देख लो जीप को अच्छी तरह, मगर याद रहे मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ नहीं करूँगा। वो अब सीट पर बैठ चुका था। बचल शीशों से पीछे झांकने की कोशिश कर रहा था। साईं, पिछला दरवाज़ा खोलें। इसके लहजे में गैर मामूलीपन था। शायद उन्हें उसे कोई शक हुआ था या यकीन। राफे गो। सामा ने उसके से कहते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। 1 मिनट में ही जीप के इंजन की ज़ोरदार आवाज़ उभरी और उसने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर डाल दिया था। साईं, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बच्चल चंद लम्हों को तो यकीनन हक्का बक्का रह गया। शायद उसे उनसे इस इक़दाम की तवक्का न थी, मगर फ़ौरन ही उसने सूरत हाल भांपते ही चीख कर कहा था, मगर इतनी देर में वो जीप साफ करके टर्न ले चुका था। जूं ही उसने जीप को आगे बढ़ाया, गोली की जोरदार आवाज़ उभरी और साथ ही सामा की चीख नजर बचल ने फायर कर दिया था। जीप लम्हा के भर को झटका खा गई थी। राफे, चलो तेज, रुकना नहीं, चलो। वो अपनी रॉन पर हाथ रखे झका हुआ चीख रहा था। राफे ने बस एक लम्हे उसकी सुर्ख होती टांग को देखा और फुल एक्सलेटर दबा दिया था। जीप हवा में जैसे उड़े जा रही थी। उनके पीछे भी 2-3 फायर हुए थे, मगर तेज़ी रफ्तार की वजह से निशाने पर नहीं लगे थे। यहाँ से जल्दी निकलो, वो पीछा करेंगे। जल्द अज जल्द शहर पहुँचने की कोशिश करो। वो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए बेइंतहा सबसे कह रहा था, हालांकि लम्हे लम्हे उसका रंग जर्द हो रहा था और उसके दोनों हाथ खून से भर गए थे। राफे बेइंतहा तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। उसामा के हालात को इसका दिल कांप रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। अब तक कमाल ज़ब्त और बर्दाश्त से उसने राफे को हौसला दिया था और खासी दूर निकल गए थे। ताकुब हो रहा था या नहीं, उसे गर्ज नहीं थी, बस उस पर तो जुनून सवार था कि कोई और वक़्त होता तो वो अपने पिस्तौल की तमाम गोलियां बचल के सीने में उतार देता। उसामा, मेरी जान, मेरे दोस्त, खुद को संभालो, बस थोड़ी सी हिम्मत और कर लो यार, सिर्फ चंद मिनट और हम शहर में दाखिल होने वाले हैं। उसामा हौसला उसामा का सर उसके कंधों से लगा था जब जीप डोल से गई थी। जहाँ यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा था, वो शहर में दाखिल हो गए थे। चंद फीसद मजीद सहम गई थी। चंदनी मजीद सहम गई थी और मुस्तकिल रो रही थी। ज़रा सी देर में राफे सर्चर और वार्ड बॉय के साथ भागता हुआ आ रहा था। आते ही उन्होंने सामा को गाड़ी से निकालकर सर्चर पर डाला। चंदनी गुमसुम सी अकेली ही बैठी रह गई थी। ना राफे ने कुछ कहा था, ना बताया कितनी देर लगे गई, वो कहाँ जाए, क्या करे, वो कब आएगा। मायूस से वो सीट पर टेक लगाकर बैठ गई थी। या अल्लाह, उस नेक बंदे को जल्दी से ठीक कर दे, उसे ज़िंदगी देना। ये बहुत अच्छे इंसान है, अपनी रहमत से बचा ले। या अल्लाह, इस बंदे को कुछ ना हो, ये ठीक हो जाए। वो रो रो कर दुआ कर रही थी। वो तो इसके लिए रहमत का फरिश्ता था। वडेरे तलहा ने कहा था कि इसका दोस्त है और उस पर इसी तरह एतबार करे जैसे वडेरे तलहा पर और उस बंदे की रहमदिली और खलूस तो उसने भी रात को देख लिया था। इतना बड़ा खतरा मोल दिया उसकी वजह से और अब खुद जख्मी था। मौला साईं, मुझे माफ़ करते, अपनी रहमत से बचा ले। मेरा क्या होगा? बार बार एक ही बात सहन में गूंज रही थी। घर से भागते वक्त तो सिर्फ और सिर्फ वडेरे से अपनी इज्जत बचाना ही अव्वलीन मकसद था। खुशकिस्मती से अंधाधुंध भागते हुए उसे जो एक छोटा सा खैमा नजर आया, वो तो उसे ही जाए पनाह समझ कर उस पर इसमें छिप गई थी। उस वक़्त तक उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये किसका खैमा है, क्यों लगाया गया है और उसे किस किस्म के हालात का सामना हो सकता है। एक वडेरे शाहनवाज के नीचे से पीछे बचने से बिल्कुल से निकलने के बाद हद किसी दूसरे इसी जैसे बंदे की जंगल में भी बन सकती थी। वो हाँ, जब वो बंदा खैमा के अंदर आया और उसे देखकर हैरत से पूछ रहा था वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है, तो इस वक्त उसने हाथ बुलंद कर उस बंदे से पनाह की इल्तिजा की थी। ये जाने बगैर कि वो कौन है और आने वाले लम्हे मगर उसके साथ क्या सलूक कर सकता। बस उसे तो इस वक्त वडेरे के खौफ से अपने छुपने की फ़िक्र थी। हाँ, मगर इस बंदे ने जब उसे तसल्ली दी थी, उसे वहीं रहने की इजाज़त दी थी, तो उसे अपने बचने जाने की कुछ उम्मीद हो गई थी। फिर जब उसे मालूम हुआ था कि वह वडेरे तलहा की पनाह में है, उसी वक्त की उसके अंदर जीने की उम्मीद पैदा हो गई थी, वरना तो वडेरे के हाथ लगने से लाख तरचे बदतर मर जाना था। वडेरे पे तलहा का उसे बचाना और फिर उसामा के साथ शहर आना, ये सब तो शायद किस्मत में था। वह नेक बंदा उसकी कितनी हमायत कर रहा था। वह साईं बहुत अच्छा इंसान था, औरत की इज्जत करना चाहता था, मगर ये दूसरा साईं तो या अल्लाह, कितनी देर हो गई और अब तक नहीं आया था। न जाने उसका क्या हाल होगा। कितनी देर बाद वो अपने ख्यालों से चौंकी थी। शीशे से झांक कर देखा, अस्पताल में बहुत से लोग आ जा रहे थे। उसने तो पहली बार कोई अस्पताल देखा था। कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया, मैं क्या करूँगी बैठे बैठे। अब तो उसके कमर भी अकड़ गई थी जब कोई सरहात
सर हाथ ना आया था तो थक कर फिर से खामोश हो बैठी। इंतज़ार न जाने कब तक करना पड़े, वो अपनी इस हालत से खुद तरसी का शिकार हो रही थी। गोट के सबसे प्यारी छोरी जिसकी खूबसूरती वडेरे के इल्म में आई तो उसके लिए अजाब बन गई। गोट के कितने ही नौजवान उसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो बाबा की बीमारी की वजह से उसे छोड़ कर जाने को तैयार न थी, और उम्र भी तो उसकी अभी बहुत कम थी। अम्मा उसका जहेज़ बना रही थी, बर्तन बिस्तर और कपड़े खरीद कर रख देती थी। उसने अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस किया था। साईं साईं आप आ गए। राफे दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ रहा था। वह चौंक कर सीधी हुई। साईं साईं असामा कैसा है? उसकी बेकरारी पर एक लम्हा को राफे ने मुड़कर उसे देखा। वो खासी परेशान नजर आ रही थी। हाँ ठीक है, शुक्र है जान बच गई। गोली टांग से निकाल दी है। अब आइंदा क्या होगा फिलहाल इसका पता नहीं चला। राफे ने खासी तफसीली से जवाब दिया था। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब पता नहीं किधर जाना पड़े। मेरे भी एक क्या ज़िंदगी है। वह शदीद एहसास से गम का शिकार हो रही थी। उसने 8 जमात पास की थी। तलीम औरत को कितना एतमाद और हौसला मंद बना देती है, उसका अंदाज़ा उस वडेरे शाहनवाज की बेटी से मिलकर हुआ था, जो कराची में बड़े कॉलेज में पढ़ती थी, और कितना रौब था उसका सब पर। जीप झटके से रुकी तो उसके ख्यालात का सिलसिला भी टूट गया। चौंक कर देखा, ये एक खूबसूरत और बड़ा सा घर था। राफे दरवाज़ा खोल कर नीचे उतरा। वो दरवाज़ा खोल कर उसे हुक्म दे रहा था। वो खामोशी से अपना लहंगा संभाल कर और नीचे उतर आई। और मेरे साथ वो दूसरा हुक्म देकर आगे आगे चल दिया, और ये उसके पीछे। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गया। उसके कदम बाहर ही जम गए थे। दिल में ये ख्याल तेज़ी से आया था कि घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे या नहीं। किधर रह गए? आ जाओ भाई, लड़की अंदर आओ। राफे पहले तो इसे अंदर से ही आवाज़ देता रहा। जब वो अंदर नहीं आई तो बाहर आकर बुत की तरह एहसास और चंदनी से ज़ोर से मुखातिब हुआ। वो उछल पड़ी थी। राफे ने उसे घूर रहा था। उसने घबरा कर उसे देखा और फिर एकदम ही अंदर चली आई। अम्मी जान, ये है चंदनी तरह के गोट से आई है। उसने एक दुबली पतली मगर प्यारी सी औरत को उसके मुतालिक बताया था, जो कुछ हैरान और परेशान सी खड़ी थी उसे अधूरे तारुफ पर। आओ बेटा आओ, बैठो। उन्होंने बहुत जल्द खुद को संभाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके करीब आ गई। वो राफे बेटा तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, चेंज करो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी अम्मी जान, मैं बहुत भूख लगी है। अब आप खाना गर्म करवाएं, मैं अभी आया। आओ बेटी, तुम भी मुंह धो हाथ धो लो, खाना खाकर बात करेंगे। राफे की अम्मी का लहजा इस कदर प्यार भरा था कि उसके अंदर जलते भगोले ठंडे पड़ने लगे थे। खाना खामोशी से खाया गया। राफे की अम्मी उसे इसरार से खिलाती रही। खुद तो वो भी तो सारे दिन की भूखी थी, ऊपर से इससे हालात की फिक्र और परेशानी से मत ही मारी गई थी। खाने के दौरान राफे ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखा था, जैसे वो जानता ना हो कि वो कौन है और कहाँ से और क्यों आई है। अम्मी, मैं सामा की तरफ जा रहा हूँ। ओके बेटा, अल्लाह ताला बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। जालिम लोग गोलियां भी फूलों की तरह अंधाधुंध सोचे बगैर समझे बगैर दूसरों पर बरसा देते। ये नहीं जानते कि उनसे कीमती जान भी ज़ाया हो सकती है। खुदा ने बड़ा करम किया है। गोली टांग में लगी और निकल भी गई। वो मुंह उठाए, वो दोनों हाँ, दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ अम्मी, बस आप दुआ करें। राफे कुछ फिक्रमंद सा लगा। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। मैं तुम्हारे साथ ही चलती, मगर अब मैं खैर कल ज़रूर जाऊँगी। उन्होंने उसे देख कर कहा था। ओके अल्लाह हाफिज़। वो बाहर चला गया और उसकी अम्मी उसकी तरफ पढ़ रही थी। हाँ बेटी, आराम करना है तो आओ, तुम्हें कमरा दिखा दो। नहीं अम्मा शुक्रिया। वो अब भी सहमी हुई बैठी थी। आराम से बैठो बेटा बेटी, और मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ मेरा मतलब है। राफे के साथ वो उनका मतलब समझ रही थी, इसलिए उसने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तमाम बात बता दी थी। ओहो, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। जुल्म है भाई। शुक्र है तुम यहाँ आ गई। वैसे सामा बहुत अच्छा नेक दिल लड़का है। उसका जी चाहा कि उनकी बात की तस्दीक करे, मगर खामोश हो गई। मगर कोई फ़िक्र की बात नहीं बेटी, तुम यहाँ मेरे पास नहीं बिल्कुल महफूज हो। मैं समझूंगी मेरी 2 नहीं 3 बेटियाँ हैं। उनकी फ़राक दिली पर बस उसका जी चाहा निसार हो जाए। अम्मा, वो कहते हुए हिचकिचाई थी। हाँ बेटी बोलो कुछ। नहीं, आप जब सामा साईं के पास जाए मेरे मेरे को भी ले जाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर पहले नहाकर कपड़े तब्दील कर लो। नादिर के कुछ सूट यहाँ पड़े हैं, मैंने बाथरूम में एक जोड़ा रख दिया है, तुम्हारे नाम का ही होगा। उन्होंने घाघरे उसके घाघरे को देखा। शीशे और डोरी की काम से भरा हुआ मगर मैला हो रहा था। उसके इलाके थर के इलाके का रवायती लिबास जो वो टीवी वगैरह में देखती थी, बहुत अच्छा। वो ताबेदारी से कहकर और बाथरूम में घुस गई थी। शलवार कमीज़ में उसे उलझन तो बहुत हो रही थी, क्योंकि पहली दफ़ा ही पहना था, मगर फिर भी आईने में उसे अपना आप बहुत अनोखा और पुरकशिश लगा था। शाम को राफे आया तो उसे देखकर बुरी तरह ठिठक गया।
बस उनके सूट में सलीके से संवारे बाल, थमथड़ी सरी वो कतई नहीं पहचानी जा रही थी। उसने सर झटका। अम्मी चलें? वो फ़ौरन अम्मा की तरफ मतवज्जा हुआ था। हाँ बेटा आओ चंदनी, उन्होंने उसके से कहा तो वो आगे बढ़ी, मगर चंदनी को पहला कदम ही हवा हो गया रह गया था। ये कहाँ अम्मी? राफे के माथे पर बल पड़ गए थे। बेटा ये भी हमारे सामा की आदत को जाना चाहती है। मैंने कहा चलो। नहीं अम्मी ये नहीं चाहेगी, ये कैसे हो सकता जा सकती है। मैं इसकी वजह से उनका इकलौता बेटा अस्पताल में पड़ा है और आप कहती हैं कि ये वहाँ जाएगी उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। सामा की अम्मी ने तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। धड़ाम धड़ाम जैसे ढेरों मलबे उस पर आ पड़े थे। राफे का लहजा सहरीला और अंदाज इंतहाई बहतक अमीज था। उसके अंदर सैलाब ठाठे मारने लगा था। आंखें छलक जाने को बेताब। बेटा ये सब तो तकदीर के खेल हैं, इसमें बेचारी का क्या कसूर? बेचारी होने हूँ उसकी वजह से उसे गोली उसे बचाने के लिए वो ज़ख्मी हो गया। मेरा तो जी उसके चपड़े की हड्डियाँ जबत से उभर आई थी। राफे उसकी अम्मी ने उसे डांट कर खामोश करवाया। वो तो शुरू घड़ी से उसके खिलाफ था और फिर सामा को गोली लगना उस वक़्त खुद को बहुत बड़ा मुजरिम महसूस कर रही थी। वो और उसकी अम्मी दोनों जा चुके थे। हाँ हाँ देख लेना, मेरी बेटी बड़ी भगवान है। ये तो चंदनी है। चांदनी, चांदनी का मतलब जानती हो? रोशनी, उजाला है जाए। ये जब ये घर में होती है तो फिर अगले घर में उजाला क्यों ना होवेगा। और वो बुरी तरह शर्मा जाती थी। बाबा और अम्मा भी बस यूं ही बातें करते थे। वो अपने बाबा और अम्मा की आंख का तारा थी, इकलौती जो थी। हर बात उसी की शुरू होकर उसी पर ख़त्म। उसके एतराज़ पर बाबा कहते थे, तेरे सिवा कौन है हमारा जो हम उसकी बात करें, उसके बारे में सोचें। हमारी सुबह भी तो शाम भी तू। उसका सर फ़ख्र से उतर जाता था और अब हवादिस ज़माने के सबब यहाँ आ पहुँची थी। जब बाबा उस शाम को आया था तो कितना परेशान था। चाल में लड़खड़ाता हट, कंधे छक्के हुए और सर के बाल बुरी तरह बिखरे हुए। तो इतने ही भर कर चारपाई पर ढेर हो गया था। ना हमेशा की तरह अम्मा के सलाम का जवाब दिया, ना मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर सदा खुश रहने की दुआ दी, ना उसके हाथ से पानी पकड़ा। वो यकदम ही अपनी उम्र से बहुत बूढ़ा लग रहा था। बाबा खैरियत क्या हुआ? बाबा बताओ ना, तबीयत तो ठीक है ना? वो तो जैसा तड़प ही गई थी। अम्मा भी बाबा की हालत देखकर करीब ही चली आई थी। कुछ नहीं हुआ, जा अम्मा तुम्हारी खा ले जा। बाबा ने खुद को उनके हालात की पेश नज़र संभाल लिया। नहीं बाबा क्या बात हो गई, मेरे को बताओ ना बाबा, अल्लाह वास्ते बाबा। उसकी ज़िद्दी अंदाज पर बाबा ने उसका हाथ झटक दिया था। जा चली जा, मेरे सामने से दूर हट जा, इसीलिए कहता हूँ। कवार और पैदा हो तो उसी वक़्त मार दो, तब ही जान सुखी रह सकती है। हाँ मैं सच बोलता हूँ। अरे बब मैं कैसे तुझे वडेरे की हवेली में भेज दूँ? कैसे? बाबा बेबसी से चीख उठा था। ये क्या कह रहा है तू? है तो वडेरे की हवेली। अम्मा का रंग एकदम पीला हो गया था। वो भी दिल थाम कर चीखी थी। हाँ अभी वहाँ से आ रहा हूँ। वो बगैरत बोलता है, मेरे बस का काम नहीं, मेरा कर्जा दे, नहीं तो चंदनी को हवेली भेजा कर काम करके तेरा हाथ बटाएगी। साथ ही धमकी दे के 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 5,000 रुपया दे दो, वरना मेरे को कोर्ट से निकलवा देगा। उसकी नीयत खराब है। वो चारपाई के पाए को थाम कर वहीं ही गिर कर गई थी। तूने क्या कहा अम्मा? के बहुत देर बाद हवास बहाल हुए थे। क्या बोलता? मेरे पास क्या रखा है सिवाय इस बेटी के? मगर उसे इस कुत्ते के हवाले नहीं करूँगा। हालात की संगीनी उसका उसे अच्छी तरह एहसास हो गया था। बिलाखिर बाबा ने आखिरी फैसला कर लिया। गोड की जो लड़की भी हवेली जाती थी, उसके घर वाले उसको अपने लिए मुर्दा समझ लेते थे। वो कभी हवेली से बाहर नहीं आती थी। न जाने वहाँ ही दफन कर दी जाती थी। उस लड़की का कोई नाम भी लेना गवारा नहीं करता था। ना कोई उससे मिलने चाहता था, ना मिलने आती थी। रात को वे लेटे हुए थे जब बाबा के दोस्त ने सजावल ने पापा को आवाज़ दी थी। बाबा बाहर चला गया था। अम्मा ने तेज़ी से अपनी चारपाई छोड़ दी थी। चन्नी चन्नी उठ उठ, तेरा बाबा बाहर गया है, तू भाग ले, पिछली खिड़की से भाग जाओ। हैरान ज़दा हो गई। अम्मा तू सवाल न कर, तेरा बाबा आज रात तुझे कत्ल कर देगा। उसने फैसला कर लिया है, वो तुझे हवेली नहीं भेजेगा। जानो भाग जा
हो सकता है तेरी जान बच जाए। गोट से निकलकर साथ वाले गोट से मादा सन के पास जल्दी जाना, उसकी बहन शहर में रहती है, वो तुझे ज़रूर बचा लेगा, मगर तू यहाँ से भाग जा चंदनी, भाग जा। माँ की बात वो बेहद हैरानी से और परेशान से सुन रही थी। उसके सर पर तो बम फटा। बाबा उसे कत्ल कर देगा, चल चल आ। अम्मा ने उसे तकरीबन घसीटा था। पिछली औताक में एक खिड़की थी जो गली में घुसल खुलती थी। अम्मा ने खिड़की खोलकर उसे देखा, ये फिर एकदम गले लगा लिया। जा मेरी बच्ची, अल्लाह साईं के हवाले कर, क्या तेरे को वो किया तेरे को, वो तेरी हिफाजत करे, जा जा जल्दी कर। अम्मा ने उसे यकदम खुद से अलग किया था। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। बाबा कत्ल कर देगा या वडेरे की कैद मिल जाएगी। जान और इज्जत सभी को अजीज होती है। उसने पानी की चादर यानी कि चादर के पार धुंधली धुंधली अम्मा की सूरत देखी और खिड़की की से कूद गई। धुंध भागते हुए वो बेहद खौफजदा थी, मगर चौंकी अभी गोट से बाहर निकलने का रास्ता बगैर कट गया था। रास्ते के वक़्त वो तन्हा कुत्ते के भौंकने से डरकर अम्मा से लिपट जाने वाली इस वक़्त किसी भी चीज़ से लापरवाह महज़ जान बचाने के लिए भाग रही थी। चाँदनी रात थी, इसलिए रास्ते में किसी की भी देख लिए जाने का ख़तरा था। वडेरे के ख़ास मुलाज़िमों ने उसे भागते हुए देख लिया था। उसे इसकी मौत की खामोशी में भी सरगोशी और शोर सुनाई दे रहा था। वो बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। उसे सिर्फ एक ही ख्याल, शायद लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो तेज़ी से भागने लगी थी। अब तो वो जीप की आवाज़ भी कानों में आने लगी थी, और इस वक्त उसे आगे आग सी रोशन नज़र आ रही थी। वो इसी तरफ भाग पड़ी और वहाँ करीब ही छोटे से खेमे पर नज़र आने लगी। यहाँ यही पनाह गाह बचा सकती है। वो बेहद खामोशी से अंदर घुस गई थी। ये लोग शिकारी को लगते हैं। एक दस्तक का बड़ा सा थैला, बंदूक, कुछ बर्तन और दुबक कर वहीं सभी वहीं हुई थी सभी हुई थी। फिर उसने जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी, और सबकी गुफ्तगू वडेरा तलहा का सुनकर काफ़ी हौसला हुआ, और फिर सामा की तसल्ली उसे मज़ीद बहादुर बना गई। वरना तो शायद न जाने क्या अंजाम हो जाता। बाबा उसके गले पर कुल्हाड़ा चला देता, वडेरा उसकी इज्जत को अपनी हौस के छुरी से ज़िबा कर देता। अम्मा ने मुझे बचा लिया, और अम्मा बाबा के साथ क्या होगा। खुदाया, ये सब क्या हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। मैं तो अम्मा बाबा से एक घंटा भी अलग नहीं रहती थी, और अब इसकी सिसकियां अब बढ़ गई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। जब राफिया ने उसे देखा, लम्हे भर को अपनी जातियों का बुरी तरह एहसास हुआ। क्यों उसे उस सामा की बर्बादी का मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर जो कुछ उसे कहा, यकीनन उसका दिल दुखा गया होगा। ये तो खुद काबिल रहम है। उसे ये नहीं मालूम वो वडेरा यहाँ भी आ गया है। उसने उस पर उनके गोट की लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया, हब्स बेजाब में रखने का इल्ज़ाम लगाया है। राफे बेहद परेशान था। अब तक तो सामा तो उसकी तबीयत की वजह से कुछ नहीं बताया। जमीला की हालात अलग ख़राब था। इकलौता कसन, और उसकी मोहब्बत ना इजहार, ना इकरार, ना मगर फिर भी दिल को यकीन वासिक था कि वो अपना है। कि घर में एक दो बार बड़ों ने दोनों की रिश्ते भी बात भी की थी, और तब से उसका इस पर इत्तेफाक भी रखने लगी थी। वडेरे की वजह से नया मसला खड़ा हो गया था। तलहा और उसके बाबा पर मुखालफत और सियासी रकाबत बासी की बना पर मुजरमों की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम लगाया गया था। उसके उस सूरत हाल ने सभी को फिक्रमंद कर रखा था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, चंदी की वापसी, मगर उनके सामा समेत कोई भी मुतफिक नहीं था। जवीरा ने अपनी NGO के फोरम पर उस मसले को हल करने के लिए आवाज़ उठाने का फैसला किया था। ये लड़की इस कदर बेखबर है तमाम बाबतों से, अब उसे क्या बताऊं, मगर बताना तो है। वो सोचता हुआ आगे बढ़ाया था। जवीला को मिलवाना था। सामा ने अभी उसे बुलवाया था, मगर मिलजुल कर लाया अमल तय करना था। सबसे उससे अहम फरीक तो वो थी। उसके ख्यालात जाने बिना कैसे वो कुछ भी कदम उठा सकता था। कल करहा को अदालत में बयान ही बदल डाले, उनकी तो मेहनत और हमदर्दी सब पर पानी फिर जाएगा। साईं, आप मालिक हो मेरे, आपने मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई। आप जो बोलेंगे मैं वो बोलूँगी, वही करूँगी। साईं, जो अगड़ने को आप बोलेंगे। आप बहुत अच्छा है साईं, आप बहुत अच्छे हैं। उसने उसकी कदर पर भरपूर यकीन उन्हें दिलाया था कि सब ही को इत्मीनान हो गया था। आज ही वो उसे सामा के यहाँ लाया था, और वो सामा को बेड पर लेटे देखकर रोते हुए उससे कह रही थी, साईं मेरे को माफ़ कर दें। साईं, मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई। वो गोली मुझे लग जाती। मुझे जवीला बहुत गौर से
اس سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کم عمر بھی تھی اور بہت پرکشش بھی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، میری قسمت میں یہ زخم تھا، تمہیں کیسے لگ جاتا؟ چلو ادھر کرسی پر بیٹھو اور آنسو صاف کرو زبیدہ، اسے اٹھاؤ۔ زبیدہ نے آہستہ سے اس کے کندھوں سے تھام کر اسے کرسی سے بٹھا دیا۔ سائیں میرے کو رافع سائیں نے اسے سب بتا دیا ہے، ابھی میرے بارے بڑے میرے محسن آپ ہو، آپ جو کہیں گے میں وہی کہوں گی۔ سائیں میرے کو اتنا بتا دیں، میرا بابا اور اماں زندہ ہیں نا؟ ہاں وہ زندہ ہیں اور گوٹ میں ہی ہیں، بس وڈیرے نے ان کا باہر نکلنا بند کر رکھا ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، یہ معاملہ سلجھ جائے گا تو پھر تمہیں ان سے بھی ملوا دیں گے، اسامہ نے غور سے دیکھ کر کہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زبیدہ نے اس کی طرف رخ کیا۔ دیکھو جو بھی میں پوچھوں گی اس کا جواب دیتی جانا۔ وڈیرا تمہیں کیوں حویلی بلا رہا تھا؟ ادیب وڈیرا بہت ظالم اور بدکردار مرد ہے، وہ گوٹ کی معصوم اور جوان چھوکریوں کو حویلی میں خدمت کے لیے بلاتا ہے، ان کے گھر والوں کو ڈرا دھمکا کر، اور جو چھوری ایک بار حویلی میں داخل ہوتی دوبارہ کبھی باہر نہیں نکلتی۔ زبیدہ نے یہ ہولناک باتیں سن کر بری طرح حیران ہوئی تھی۔ اسامہ کو تو کپکپی سی آ گئی تھی، یہ دونوں بھی خاموش تھے۔ ابھی اس سے بھی زیادہ ظلم وڈیرے کرتے ہیں، ان کی تو اپنی جیلیں ہیں جہاں سارے غلط کام ہوتے ہیں۔ وڈیرے اپنے خلاف بولنے والے کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ دوبارہ کوئی بہادر اور سورما جرت ہی نہیں کرتا۔ سنو تم نے زبیدہ، یہ ہے اصل کہانی اور اصلی کام۔ تم لوگ اپنی NGO اور چلانے کے لیے عورت اور اس کے حقوق اور اس کے نام نہاد آزادی کو واویلا مچاتے رہتے ہو، حالانکہ جس عورت کے حقوق کی بات تم لوگ اپنے 5 اسٹار ہوٹلوں کے سیمیناروں میں فارنرز کے سامنے کرتے ہو، اسے تو پہلے ہی بہت زیادہ حق اور آزادی ملی ہوئی ہے۔ اسامہ جذبات سے سرخ چہرے لیے مسلسل بولے گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو اسامہ، میں تمہاری باتوں کی بچ نہیں کروں گی۔ جس ادارے کی شہرت ملکی اور غیر ملکی ہر جگہ ہو، میں نے اسی ادارے میں کام کرتے ہوئے یہی سب دیکھا ہے، جانا پر رکھا جو تم کہتے ہو، مگر آج اس لڑکی کی باتوں نے اور تمہاری سچی حقیقتوں نے میرے سارے نظریے غلط کر دیے۔ تم دیکھنا اسامہ، میں اپنے ادارے کی مدد سے اس لڑکی کو ضرور اس ظالم وڈیرے سے نجات دلاؤں گی۔ زبیدہ کا عزم و یقین، لہجہ اور فیصلہ کن انداز، اسامہ نے گہری اطمینانیت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں اگر صحیح گائیڈ کیا جائے تو یہ لوگ کافی کچھ کر سکتے ہیں۔ ادی آپ وڈیرے کو پولیس کے حوالے نہ کرنا، وہ تو اسے دوبارہ چھوڑ دے گی۔ ادی وڈیرے کو تو بہت بہت بری سزا ملنی چاہیے، چندنی ایک دم جوش سے بولی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، ہر دفعہ ظلم کی رسی دراز نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ زبیدہ نے اسے یقین دلایا تھا، وہ ایک دم ہی جیسے بڑی ہو گئی تھی۔ اور اگلے روز چندنی کے ہمراہ ایمرجنسی کال کی گئی میٹنگ میں موجود تھی، جہاں اس نے تمام ممبرز کے سامنے اپنے بھاگنے کی وجہ اور وڈیرے کے ظالم کو داستان اور دوبارہ سنائی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا ظلم! جج ہمارے ملک میں عورت کے ساتھ ابھی تک جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مرد عورت کو پتہ نہیں کب پاؤں کی جوتی سمجھنے کی بجائے ایک انسان اور اپنے ہم رتبے سمجھے گا۔ اس کے تمام روادین کو بہت دکھ ہوا، اسے کہا تھا۔ واقعی بہت زیادتی ہے، عورت نہ ہوئی بھیڑ بکری ہو گئی، جس کی نہ اپنی حیثیت ہے نہ کوئی رتبہ۔ مگر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ تو نہیں، سندھ سرحد، پنجاب، بلوچستان، چاروں صوبوں میں ہی وڈیرے، سردار، چودھری اور خان موجود ہیں۔ پھر اس ایک کیس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مسز مکرانی کی بات پر اس نے حیرت سے ان کی سرد مہری اور لاپرواہی کو دیکھا تھا۔ کتنا عام سا لہجہ تھا ان کا، انہوں نے اس کا سارے المناک قصے کو اہمیت ہی نہ دی تھی۔ کمال ہے میڈم، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد ہی عورت اس کی آزادی ہے، اور اس عورت سے زیادہ مظلوم اور حقدار کون ہوگا؟ اسے آزادی دلا کر تو ہم اپنے اصولوں پر پورا اتر سکتے ہیں، اس نے چیئر پرسن مسز کو مانی کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ دیکھو ہم اب تک صرف شہری عورتوں کے لیے ہی کام کرتے رہے ہیں، مگر کوئی ایسا کیس ہینڈل نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کیس سے ہمیں بہت اچھی ریپو مل سکتی ہے، اور ہمارا میچ بھی اپ ہو سکتا ہوگا، بلکہ اس مسئلے کو میڈیا پر ہائی لائٹ کر کے ہم فارن کنٹریز کی توجہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسز کارمانی کی کاروباری ذہنیت پر اس کا جی چاہا کہ ان کے پرشفیق رحم و دل حساس نقاب کر کھینچ پھینکے۔ یس میڈم، یو آر رائٹ، دس از ویری گڈ آئیڈیا۔ مسز شاہ تو تھی ہی
چیئر پرسن کی خاص چمچی زبیرہ کو اس وقت خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان سب کے ساتھ اس نے اتنے ماہ کیسے گزار لیے تھے، اتنے اچھی سوچ، گندی سوچ، ایسا میانہ پن، کسی کی مجبوری پہ اس بسی کو اپنے فائدے کے لیے کیش کروایا کیسے جا سکتا تھا؟ چندنی تو خاموش بیٹھی تھی، ان کی انگریزی میں گفتگو کو نہ سمجھ سکتی تھی۔ سامہ کتنا سچ کہتا ہے، وہ ہی اس کی بات کو برا مانتی تھی، وہ اس پر اور اس کے آرگنائزیشن پر تنقید کرتا تھا۔ کل تم پریس والوں کو بلوا لو اور زبیرہ ڈیئر، کل تم اس لڑکی سمیت 5 بجے یہاں پہنچ جانا۔ ہم اس معاملے کو اعلیٰ سطح تک اٹھائیں گے۔ اس لڑکی کو ہر مدد کی جائے گی۔ اسے دوبارہ وڈیرے کے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسز کرمانی نے اسے بھرپور تسلی دی تھی اور ساتھ ہی کل کا لاحلہ عمل بھی تیار کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یوں چندنی کا مسئلہ حل ہونے کی امید ہے تو ہمیں کیا اعتراض؟ ہمارا مقصد پورا ہونا چاہیے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی طریقہ اختیار کرے۔ زبیرہ نے شام کو گھر آ کر تمام بات ان کے سامنے رکھ دی تھی اور رافع کے خیال میں مقصد چندنی کی رہائی اور وڈیرے کی گرفتاری تھا، وہ اعلیٰ سطح پر ہی ممکن تھا، اور اس سلسلے میں زبیرہ کی آرگنائزیشن بہت ہیلپ فل ہو سکتی تھی، خواہ وہ اپنی پبلسٹی ہی کیوں نہ چاہتے ہوں۔ ہاں، مگر اس طرح یہ لڑکی اسے پریس کے سامنے آنا ہوگا اور پریس والے نہ جانے کیا کیا باتیں گھڑیں گے، بلکہ ساتھ میں ہمیں بھی گھسیٹ لیں گے۔ سوچ لو، بہت ہنگامے ہو جائیں گے۔ سامہ نے تجزیہ بالکل درست کہا تھا۔ زبیرہ تو محض اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، تبھی اسے صدا کے پلیٹ فارم پر لے گئی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہسپتالوں اور غریب بچوں میں ایک سے اکیلا بانٹنے ہوئے ٹی وی کیمروں کو مدعو کرنے والی مسز کرمانی بھلا اتنے بڑے ایشو کو کیوں کیش نہیں کرواتی؟ یار، ہمارا کیا نام، ہمارا تعلق ہی نہیں بنتا اس سے؟ زبیرہ اس آرگنائزیشن کی رکن ہے، اس طرح یہ کیس انٹروڈیوس کروانا تو اس کا کام ہے۔ اس میں انوکھا کیا ہے؟ فلاحی کاموں میں پہلے ہی تو کتنی دفعہ لاوارث بیوہ اور بیمان عورتوں کی کو یہ لوگ مدد دے چکے تھے، اسی طرح یہ بھی صحیح۔ یہ اس طرح نہیں رافی، سمجھا کرو، یہ ہمارے گھر رہی ہے جبکہ باقی عورتیں ہم سے منسلک نہ تھیں۔ اس بات کا بتنگڑ بن جائے گا، تمہارے بابا تمہیں الٹا لٹکا دیں گے۔ بچوں سوچ لو، سامہ نے اسے ڈرایا تھا۔ بابا تو واقعی نہیں بخشیں گے، امی بھی شاید اسی بات کو پسند نہ کریں، تو پھر کیا کریں؟ پرابلمز تو ہوں گی سامہ، خواہ پولیس سے مدد لی جائے یا کسی اور سے، اکیلے ہم لوگوں قانون کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ براہ راست تم اس سارے قصے میں انوالو ہو، اور اس میں مزید اضافہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہ طے ہو کہ اسے واپس نہیں کرنا تو پھر سوچنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہوگا۔ زبیرہ کی بات درست ہے۔ اتنے سارے مردوں کے ہجوم میں وہ بیچاری بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بار بار زبیرہ کا بازو تھام کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اسے حوصلہ تسلیاں دے کر پھر ساتھ کھڑا کر لیتی تھی۔ اتنے مرد عورتیں کیمرے کے چکا چوندھ ہدایت اور دوپٹے ایسے کریموں بیٹھے ہو، یہ بتاؤ وہ بتاؤ مسز کرمانی نے بھی تو جیسے ساری اخبارات کے رپورٹر کو بلا لیا تھا، اور اسی لحاظ کے بھانت کے سوالات۔ یہ بتائیں مسز زبیرہ، اس لڑکی کو گوٹ نواز سچل سے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ میرے کزن۔ اس سوال پر اس نے الجھ کر جواب دیا۔ وہ وہاں کیوں گئے تھے؟ ایک اور سوال، وہ وہاں شکار کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کے مطلب سمجھ رہی تھی، سو کسی اشتعال کے بغیر نارمل تھی۔ دیکھیں، ہماری آرگنائزیشن اس مجبور لڑکی کو بھرپور سپورٹ کرے گی، کیونکہ ہمارا موٹو صدا ہے عورت کی آواز پکار، اور عورت کے پکار پر اس کی تحفظ دینا ہمارا فرض ہے۔ میں ہائی لیول پر بات کرتی رہی ہوں، اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو میں پوری دنیا کو ان مظالم کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ میں اعلیٰ حکام سے کہوں گی کہ وہ اس لڑکی کو وڈیرے کے چنگل سے چھڑانے کے لیے فوراً ایکشن لیں۔ مسز کرمانی کی دھواں دھار تقریب پر اس بغور سے سن رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد چائے سرو ہونے کا اعلان کیا گیا تو سب ٹی وی بار کی طرف چل دیے۔ آدھی چلو یہاں سے، خدا واسطے آدھی یہاں سے نکلو، میرے سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ سخت گھبرائی تھی۔ اوکے، فکر مت کرو، چلتے ہیں مل کے، میں میڈم کو بتا دوں، پھر چلتے ہیں، آؤ۔ اس کے حالات کی پیش نظر اس نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر وہ مسز کرمانی سے اجازت لے کر وہاں سے لوٹ آئی تھی، حالانکہ وہ ابھی بھی آنے نہیں دے رہی تھی، مگر اس کی درخواست پر مان گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ اخبار والے دن بعد دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس لڑکی کی وجہ سے ہماری
तुम्हारे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त नीलाम हो रही है। ओह गॉड! हर रोज़ वज़ाहतें, हर रोज़ इल्ज़ामात। मैं तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। बुलंद हौसला फ़ारूक डावर आज चीख उठे थे। अब तक उन्होंने बेटे को साथ दिया था, उसकी हौसला अफ़ज़ाई की थी। ज़ख्मी होने का दुःख भी बहुत था, मगर मकसद नेक था। बेगम को भी वक़्तन-फ़वक़्तन समझाते रहते थे, मगर इन सब की बातों के बावजूद अब उससे सब ये कस किस्सा अखबारों की ज़ीनत बनने लगा। वो ख़ासे परेशान थे अब तो हद हो गई थी। बेगम फ़ारूक के हाथ में चाय का कप लर्ज़ने लगा था। सामने बुरी तरह ठिठका था। बाबा ने अखबार रोल करके बहुत बुरी तरह गुस्से से मेज़ पर फेंका था। यकीनन कोई बुरी खबर, बल्कि बहुत बुरी। कोर्ट रनों से आने वाली लड़की चांदनी के वडेरे तलहा और उसकी दोस्त पर से पुराने और नाजायज़ मराहिल और का इंकशाफ शय सुर्खी पर पढ़कर ही वो झटका खाकर सीधा हुआ था। लानत है ऐसी सहाफ़त पर, इस पेशे की तकादम की गंदगी में हाथ डालने में से चीटने पे ज़रूर पड़ते हैं, छींटे ज़रूर पड़ते हैं। अव्वल रोज़ से मैं इस लड़की को यहाँ आमद और उसकी हमायत की मुखालिफ थी, और मेरा एतराज़ तुम्हें बुरा लगता था। देख लिया अब ये होता है नतीजा। तुम किस का मुँह बंद करोगे? लोग समझते हैं जब कुछ चुप रहा है तो सच ही होगा। चुपचाप सुन रहा था। वो चुपचाप सुन रहा था। उससे राह पर बहुत दफ़ा तुम्हारे अपने तुम्हें भटकाएँगे, तुम्हें अपनों और गैरों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। कदम-कदम और मुश्किलात और रुकावटें देख लो, और ये बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तुम्हारे कदम कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक़्त डगमगा सकते हैं। तब ये सोच लेना, तुम्हारे कदम जहाँ भी खड़े, उस लड़की की ज़िंदगी की साँस उखड़ जाएगी। तनहा ने चंदनी को वापस ना करने का फैसले पर कहा था। उससे कितनी शिद्दत से तलहा की बात की नफ़ी की थी कि वो उसके गॉड वापस भिजवा दें तो तमाम तर मुश्किलात हल हो सकती हैं। उसने कहा था कि वो हरगिज़ नहीं, वो कभी उससे उस स्टेज पर उससे वापस भेजने की ज़मानत नहीं करेगा। मगर हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे कि पुलिस ने चन्नी को दारुल अमान भिजवा दिया था कि उसकी पर एक मुकदमा था, और जिन पर वो अगवा का मुकदमा था, वो लोग अगवा होने वाले का अपने पास रख नहीं सकते थे। ज़ाहिरा भी उसी सूरत हाल से परेशान थी। उसकी कॉरपोरेशन भी हर रोज़ चन्नी की हमायत में बयान देती थी। पुलिस अपने भरपूर कोशिश के बावजूद वडेरे के खिलाफ कोई भी सबूत हासिल करने में नाकाम थी। बाइश साईं भी कोशिश कर रहे थे कि उसके इसी ज़ारे दरदार साथी या नौकर की गवाही के लिए राज़ी कर लें, मगर था ना, नाकामी ही था। अगर चंदनी को वडेरे के हवाले किया जाता तो वो भी मुलजिम साबित हो जाते। फ़िलहाल तो इन तीनों को ही स्टेटस और हाई अप्रोच की वजह से कुछ राहत मिली हुई थी, मगर मैं चन्नी की तरफ से सदर से अपील कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। मज़ीद पुलिस से मदद की उम्मीद फ़ज़ूल है, और सदा वालों की तरफ से भी मुझे कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं मिल रही। सिर्फ़ अपनी शोहरत और अपने मकसद उस किस्से केश करवाना चाहते थे, और लोग इसीलिए तो अंदर ही अंदर से उसे हल करने की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं इन सब के चाल को अच्छी तरह समझ गई हूँ। एक ही सांस में यूं बोली गई कि चेहरे सुर्ख हो गया। सामा खामोशी से उससे यहाँ से वहाँ टहलते और बोलते सुन रहा था। आराम से बैठ जाओ ज़ोइला, तुम जिस बात की को अभी अब समझ रही हो, वो बहुत पहले से मुझे मालूम थी, मगर तुमने हमेशा मेरी बातों को तनकीद और मुखालफत समझा। खैर, अब तुमने खुद मुशाहद कर लिया है ना, ये अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी अपील वाली बात बहुत अच्छी लगी है, उस पर गौर और किया जा सकता है। हाँ, यही मैंने सोचा है, अखबारात में अपील शाये करवा देती हूँ, उसके बाद उनसे जाकर मिलूँगी सवेला। वो काफ़ी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। राफे भी उसके हक़ में था। उन लोगों ने सलाह मशवरे के बाद अगले रोज़ अखबार के दफ्तर में चंदनी के नाम से अपील शाये करवा दी थी। अब तो तमाम तर उम्मीदें उसी अपील से वाबस्ता थी। मामा सो गई क्या? उसामा ने ज़वीला से पूछा। हाँ, गोली दे दी है, 3-4 घंटे सोएंगी, तुम फिक्र मत करो, उसने तसल्ली दी। पता नहीं क्यों मामा, मगर वो भी माँ है, क्या करें, परेशान हो जाती हैं। उसामा फिक्रमंद था। ज़वीला उसे देख कर सोच रही थी, क्या वाकई दुनिया में अभी नेक लोगों का वजूद है जो नेकी में जान की बाजी लगाकर भी
परवाह करते हैं। ना इश्क का मामला था, ना सगे रिश्ते का, महज इंसानियत। और आज की दुनिया में भी ऐसे इंसान थे जो इंसानियत बचाने और निभाना जानते थे। शायद दुनिया उन्हीं की वजह से कायम थी। वो तुम चंदी से मिलने गई थी? हाँ गई थी कल। अब बहुत परेशान है। दारुलमान का माहौल, तौबा तौबा, बेचारी से उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि घबरा कर रोने लग जाती है। अखबार वाले कमबख्त वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। कल मैं गई तो एक घटिया सा बंदा आया हुआ था। उसके तो मैंने खूब इज्जत अफजाई की, खड़ी खड़ी सुनाई कि दम दबाकर भाग निकला। शुक्र है कि ऐसे लालच में नहीं गया। ये लड़की तो इतनी कमज़ोर दिल है, बयान तक नहीं दे सकती थी। हाँ हाँ सवीरा, मगर अब और कितना इंतज़ार होगा। हाँ मैं भी अब सोच रही हूँ कि अगर जल्द कोई रिजल्ट न निकला तो एक और अपील छपवा दूंगी। एक अब मज़ीद ताख़ीर नुकसान वो है। तन्हा के बाबा साईं भी कह रहे हैं कि वो एक दो बंदे ऐसे दे सकते हैं जो ना सिर्फ गवाही देंगे बल्कि वडेरा के खिलाफ सबूत भी मुहैया कर सकते हैं। अब देख लो, कल तक और इंतज़ार कर लेते हैं। परसों एक और अपील तमाम अखबारात में छपवा देते हैं। वैसे ह्यूमन राइट्स वाले भी अब तो इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं। लगता है मसला हल हो जाएगा। तलहा बता रहा था कि वो लोग उसके बाबा से भी मिले थे और अब चंदी से भी मिलना चाहते हैं। हमारा केस मज़ीद मजबूत हो सकता है। सामा खासा बुरउम्मीद था। हाँ मैं भी कल इन लोगों के से मिलूंगी। मसला सिर्फ चंदी नहीं, उसे यूं हम आसानी से छुड़वा लें। ये वडेरा उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकता। मसला तो वो खुद है, बुराई की जड़। और ऐसे उस जैसी न जाने कितनी चंदियाँ उसकी जेल नुमा हवेली में होंगी और कितनी मज़ीद हो सकती हैं। हमें तो उससे ही कुचलना है ताकि आइंदा से घनाओं तक इस घराव तक का अमल हो ही ना सके। मेरा भी यही इरादा है कि वडेरे को सज़ा दिलवाई जाए और उसके लिए हमें सत्य के बयान की ज़रूरत होगी। तुम इसे समझा देना कि वो सामने डरे ना और खुल कर सब कुछ बता दे। डोंट वरी, मैं ऐसे समझा चुकी हूँ सब। वो वैसे भी बहुत ज़हीन है। अगर यहाँ किसी स्कूल कॉलेज में ये होती यकीनन टॉप करती। गोट का माहौल, घर के हालात, गुर्बत और गुलामी, सब ने मिलकर उसकी सलाहियतों को दबाया हुआ है। वरना उसकी याददाश्त और ज़हानत बहुत ज़बरदस्त है। जो कुछ मैंने बताया था हर्फ ब हर्फ वही बोलती थी। सवेरा को खुले दिल से तारीफ़ करी थी। टैलेंट खुदा की देन है। महल हो या झोंपड़ी, उसके हाथ तकसीम की तफरीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा भाई, अब मैं चलूँ? और हाँ, अंकल को तुम फ़ोन करोगे या नहीं? मैं कर देता हूँ। वो कुछ ना कुछ करेंगे, वरना डॉक्टर शाह को घर बुला लेंगे। कमाल करते हो, वो पूरा अस्पताल तो साथ लाने से रहे हो जाएगा। डोंट वरी, बाबा से बात करता हूँ, कोई हल तो निकलेगा। निकलेगा ही। ओके, मुझे बता देना और दुआ करना अल्लाह हमारा साथ दे। अल्लाह हमेशा हक और सच्चाई का साथ देता है, अब भी देगा। हमें इस सिलसिले में कतई कोई फ़िक्र नहीं, पूरी तरह मुतमिन हूँ। वो मुस्कुरा कर कह रहा था। उसके हर अंदाज से हकीकी इत्मीनान और पुरसकून तो खुश रही थी और उसे एक कान का सदका था कि वो अपनी बेगुनाह सा बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो गए थे। एक तवील और सब्र और आज़मा वक़्त गुज़ारने के बाद वडेरे शाहनवाज़ के खिलाफ मुकम्मल सबूत मुहैया हो चुके थे। निजी जेल में बंद हज़ारों औरतों ने मिलकर उसके मज़ालिम बयान किए थे। पूरा गोठ उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। जो लोग कल तक उसके खौफ से ज़ुबान बंद किए हुए थे, आज उसके खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। अब उन्हें यह खौफ नहीं था वो उनकी ज़ुबानें कटवा देगा। यह गला वडेरे ने 4 शादियाँ कर रखी थी। उसके 2 जवान बेटे और 1 बेटी थी। तीनों बाप के मामले में चुप साधा ली थी। शायद उनकी माँओं के दुख इनके कदमों के प्लेट बन गए थे, कदमों की रुकावट बन गए थे। उस फैसले ने उन लोगों की ज़िंदगी को दोबारा एतबार दिया था। था ये 1.5 माह जिस कर्ब और ज़ियत में गुजरा था, वही बातें थे किस कदर लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा था। उन्हें तो अपनी इज्जत पर लगा ये दाग मिटाने का मौका मिल गया था। लोगों की बातें, रिश्तेदारों की ताने, दोस्तों की बेइत्मीनानियाँ, बहुत से तजुर्बे हुए थे। सवीरा बेइंतहा खुश थी। उसामा ने एक नेक मकसद के लिए कुर्बानी दी थी और उसकी ये कुर्बानी ये सरकारें नहीं गई थी और वो तो बहुत से दूसरे अफराद की भी शिकायत से धंध बन गई थी। सन्नी के बाबा और अम्मा की मिलाप का सीन बेहद जज्बाती था। वो धुआंधार रो रहे थे। वो सामा के बेहद शुक्रगुजार थे उस जिसने अपनी उनकी बेटी की इज्जत और जान बचाई। और वो अखबारात जो कल तक उसके किरदार पर कीचड़ उछल रहे थे, आज उसके इस फेल पर तारीफों के पुल बांध रहे थे। कॉलम लिखे जा रहे थे। वडेरे
वडेरा के मज़ालिम, निजी जेल का क़याम और गरीब अवाम की का दर सब ही उनके खिलाफ थे। इन अफ़वाल का गला खुल चुका था। मामा बाबा कितने खुश थे, उनका बेटा तो हीरो बन गया था। इतना बड़ा और गैरतमंद बेटा जो सर कल तक लोगों के लानतों और गालियों से झुके हुए थे, अब फ़ख्र से बुलंद हो गए थे। वो सब उसामा के हाथ जमा थे। बहुत बाद हकीकी खुशी और सच्ची हंसी ने होंठों को छुआ हुआ था कि वो मुतमईन थे। कल चन्नी गोट जा रही है, ज़बीला ने सबको मुतल्ला किया था। हैं क्यों? राफे ने जिस तरह एकदम चौंक कर ये सवाल किया, ये सब ही को हैरत हुई थी। असामा ने उसे घेरा। क्यों भाई? वो अपने वालदैन के साथ अपने घर जा रही है। अजीब बंदे हो तुम। उसका बाबा तो आज ही जा रहा था, आंटी ने रोक लिया। वो चन्नी के लिए कपड़े खरीदना चाह रही थी, सो आज वो बाजार गई हैं। कल सुबह ये लोग चले जाएंगे। और पता है, चन्नी का बाबा कह रहा है कि मैं जाते ही उसकी शादी कर दूंगा। क्यों क्यों? राफे का चेहरा देखने वाला था, अब सब ने उसे घूरना शुरू किया तो वो घबरा गया। पहले तो पता ये क्यों क्यों क्या कर रहा है। पहले तो बता ये क्यों 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 कर रहा है। तलहा ने खासे कड़े लहजे में पूछा था। मैं ऐसे ही। दरअसल इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है उसकी? अभी तो अपने इतने क्राइसिस से गुजरी है। ओहो, बड़ा ख्याल आ रहा है बेचारी का। क्राइसिस? उसामा ने उसकी नकल उतारी। यार, ये लोग बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं, फिर इतने हंगामे के बाद उसका बाबा कभी भी उस घर में नहीं रखेगा, फ़ौरन सर से बला हटा देगा। तलहा को रसूम और रवाजों का बेहतर इल्म था। राफे गहरी सोच में गर्क था। उससे क्या हुआ? खैरियत तो है? उसामा ने हैरत से तलहा से पूछा। मुझे मुझे चन्नी से मैं उससे शादी करना करूँगा। राफे ने रुक रुक कर कह ही दिया था और तीनों की जोरदार क्या से उछल पड़ा था। तुम मगर तुम तो उसकी बहुत सख्त मुखालफत थे। तुम उसके बहुत सख्त मुखालिफ थे। सामने उसे घूरा तो वो सर खुजाने लगा। हाँ था, मगर अब नहीं। उसके लफ्ज़ों मैं खुला इकरार था पसंदीदगी का। ओहो, तीनों ने बैक वक्त ज़ोर से नारा मारा था। मगर वो तुमसे शादी नहीं करेगी। ज़बीला की बात पर वो परेशान हो उठा था। क्यों? क्योंकि तुमसे बहुत डरती है। तुमने ही तो उससे बहुत सबसे ज़्यादा डांट डपट की है। अरे, इतनी अच्छी बहन तुम हो ना, इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ। तुम उसके बाबा से बात करो, उसे राज़ी करो, प्लीज़ प्लीज़। राफे का अंदाज़ बता रहा था कि वो सच्चा भी है और ख्वाहिशमंद भी। मगर यार, तू तो कहता है मगर यार, तू तो कहता था कि मोहब्बत शादी के बाद करूँगा। फिर अब तलहा ने याद दिलाया। मोहब्बत तो मुझसे शादी से पहले हो गई है, मगर मैं शादी भी उसी से करूँगा और किसी से नहीं, कभी नहीं। अम्मा से पूछा है बेटा? बाबा तो तुम्हारा बुरकस निकाल देगा, उसामा ने डराया। उसके बाबा का कारोबार जहन के बंदे थे, नफ़ा नुकसान हर बात में देखना, और इकलौते राफे के हवाले से तो सारा नुकसान पूरा करने के लिए तैयार थे कि 3 बेटियों की शादी धूमधाम से करके वापसी पर इतना ही माल लेने की ख्वाहिश। अम्मी से पूछ चुका हूँ, वो चंदी के साथ कुछ दिन रह चुकी हैं और उसकी सादगी, मोहब्बत और सादतमंदी को पसंद करती हैं। अगरचे उसे बहू के रूप में देखने को तैयार न थी, मगर मेरी ज़िद के आगे उन्हें हार मानना होगी। मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगी। रहे बाबा, तो तीनों आपाओं का फ़ोन करके सूरत हाल बता दी तो वो बाबा वाला महाज संभाल लेंगी। बल्ले बल्ले यार, हम किस मुसीबत में गिरफ्तार थे और ये क्या क्या मंसूबा कर रहा था। तुम तो बहुत तेज़ निकल रही है यार। हमें बताया भी नहीं। दोस्तों से पर्दा। बड़ा अफसोस हुआ राफेल। हमारे अच्छा खासा शर्मिंदा किया था। हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है तुम्हारी आदत बहुत जल्द बदगुमान हो जाने वाली है। सोच लो राफे, एक बार फिर अच्छी तरह सामने से समझा था और साफ साफ कहती है। सोच लिया है, बहुत सोचा है। और जहाँ तक बदगुमान होने की बात है, मगर कोशिश करूँगा कि अपनी इस आदत पर काबू पा सकूँ। कोशिश कमाल करते हैं राफे भाई, हम तो दोस्त हैं, बचपन से जानते हैं आपको, और मगर वो लड़की तो नहीं जानती है आपके बारे में। अगर आपने उसके ऊपर अपनी बदगुमानी ज़ाहिर करने की शुरू कर दी तो उसके हालात भी ऐसे थे, वो बेचारे जीते जी मर जाएगी। ज़बीला ने उसे अफसोस से देख कर कहा। और नहीं ज़बीला, ऐसा नहीं होगा। उसी सूरत हाल से बचाने के लिए तो मैं शादी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, राफे ने बेहद खलूस से कहा था। उसके लहजे में सच्चाई थी और बदल जाने का इल्ज़ाम भी। ओके, तुम वादा करो तो हम भी तुम्हारी मुलाकात करवा देते हैं चंदनी से। तलहा ने मौका तो गनीमत जाना था, वरना वादे वईद से वो बहुत करता था, मगर अपनी बदगुमान फितरत को बदल नहीं सकता था। हो सोच कर बोलना राफे, इस दफ़ा वादा करना होगा। ससामा चीखा। वादा? राफे ने कुछ देर बाद सच्चाई से कहा तो वो तीनों मायनी खेज ही हंस पड़े थे। फिर जवीदा ने उसे थोड़ी देर
دیر بعد آ کر بتایا کہ وہ چندنی سے مل لے تو وہ شرما سا گیا تھا۔ ان تینوں کا لہجہ خاصا چھت پر پہاڑ قسم کا تھا۔ سائیں آپ السلام علیکم۔ سائیں جو ہی وہ مڑی تھی رافع کو سامنے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ سائیں کو دیکھتے ہی روح فنا ہو جاتی تھی۔ رافع نے اس کی تاثرات سے اندازہ لگایا تھا تو دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔ ہاں السلام علیکم چندی، تم سنا ہے جا رہی ہو گھوٹ واپس، بات کرنے کو بہانا چاہیے تھا نا؟ جی سائیں، اس نے سر جھکائے ہوئے ہی جواب دیا تھا۔ تم خوش ہو؟ وہ بغور سے دیکھ رہا تھا۔ سیدھی شفاف مانگ، سلیقے سے بنے بال، فیروزی لان کے خوبصورت سوٹ میں وہ کہیں سے بھی گوٹ سچل اڈرنوں کی چندنی نہیں لگ رہی تھی۔ ان دونوں دنوں میں زبیدہ کے ساتھ رہ کر اسے خاصا طریقہ سے لکھا آ گیا تھا۔ اس کا پراعتماد انداز اسے حیران کر گیا تھا۔ اس نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی۔ جی سائیں، بہت خوش ہوں اپنے گھر جانے سے۔ ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ ہوں امی سے نہیں ملو گی؟ اس نے اس کے مشورے پر سر ہلایا۔ سائیں، ملنا تو چاہتی ہوں مگر اب وقت نہیں ہے۔ آپ میرا سلام بول دینا، کوئی غلطی ہو تو معافی دے دینا۔ مجھے آپ نے اپنے گھر میں رکھا، پناہ دی، آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی۔ وہ بس دور سے سر جھکائے بول رہی تھی۔ اچھا واقعی اگر تم سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہیں پناہ دے کر مہربانی کی ہے تو ایک کام کرو، تم یہ احسان اتار دو۔ وہ خاصے موڈ میں تھا۔ جی سائیں، وہ قطعی نہیں سمجھی تھی کہ ایک تو اس کا کام نرم لہجہ، محبت بھرا انداز، پہلے سے مختلف، بہت مختلف۔ دیکھو امی سے تمہیں مل کر جانا ہوگا اور وہ واپسی کلون بھی کرنا ہوگا۔ کدھر کی واپسی سائیں؟ وہ حیران تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ رافع کا انداز، لب و لہجہ سب کچھ تو بدلا ہوا تھا۔ کہاں تو غصے سے آنکھیں نکال کر دھاڑتا چھنکارتا، اور کہاں سے یہ نرم و خوددار اور دوستانہ لہجے والا رافع۔ ہمارا گھر، میرا مطلب ہے کہ تم میرے گھر آنا چاہو گی؟ اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ جی سائیں، کیوں نہیں آؤں گی؟ آپ کی امی بہت اچھی ہیں، میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی معصومیت قابل دید تھی۔ اور میں کیسا ہوں؟ اس کے اس سوال نے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اسے منہ اٹھائے بغور دیکھنے لگی۔ آپ بھی سائیں بہت اچھے ہو مگر آپ، وہ کچھ کہتے رکی۔ ہاں بولو، آپ غصے والے ہو سائیں، ڈانٹتے بہت ہو۔ ڈرتے کہہ دیا۔ ارے اچھا، اگر غصہ نہ کروں، ڈانٹوں نہ تو پھر تو بہت اچھے ہیں، اسامہ سائیں کی طرح۔ وہ ایک دم ٹھٹکا تھا۔ اسامہ سائیں، وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ اس نے بغور سے دیکھا۔ جی سائیں، وہ بہت اچھے ہیں نا، انہوں نے میری وجہ سے گولی کھا لی مگر کبھی مجھے نہیں جتایا، نہ تانا دیا کہ تیری وجہ سے یہ سب ہوا۔ اتنا عظیم اونچا بندہ تو کوئی ہوتا ہے نا سائیں؟ اس کی اس قدر تعریف پر دل میں بدگمانی کی لہر اٹھی تھی۔ وہ تو تھا ہی بدگمانی پالنے والا، مگر اس وقت معاملہ زندگی بھر کا تھا۔ اگر میں اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں چندی، اس نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا تھا۔ جی سائیں، آپ مجھ سے؟ اس کی حیرت دیدنی تھی، حواس گم ہو گئے تھے۔ ہاں، تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی ہو؟ یا یہ سوال بے موقع تو تھا مگر ضروری بھی تھا، ورنہ دل میں وسوسے سراتے رہتے۔ نہیں سائیں، مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ ایسے ہی میں تمہارے بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پوچھ لیا کہ تمہاری کوئی اور پسند مرضی ہے تو بتا دو۔ اس نے صفائی سے بات بدل دی۔ نہ سائیں، نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے، نہ ہی میں کسی سے عشق وشق کرتی ہوں۔ میں تو سائیں بہت سادہ اور کھڑی تھی۔ یہ وڈیرے والے قصے نے مجھے تباہ کر دیا۔ لوگ اب کہاں مجھ پر یقین کریں گے؟ سب کو شک ہی رہے گا۔ اور رافع کا دل چاہا زمین میں گڑ جائے۔ اس لڑکی نے بے حد معصومیت سے وہ بات کہہ دی تھی کہ تمام سوالوں کا جواب اس میں چھپا تھا۔ یہ معصوم سی لڑکی کتنی حساس تھی عزت کے معاملے میں۔ مجھے یقین ہے خود پر، تم بھی یقین کر لو، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ چندنی کو کچھ باتوں کی سمجھ آ رہی تھی، کچھ کی نہیں۔ البتہ ایسا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ رافع سائیں آج بہت بدلے ہیں، اور خود کو بدلنے کا یقین بھی دلا رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ تمام پرتر خلوص اور پیار سے اپنا آپ اس سے سونپ رہا تھا، اور یقین بھی دلا رہا تھا اپنی محبت کا۔ رافع اس کے چہرے پر پہلی شرم آمیز مسکراہٹ اور سرخی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تو چلو گی نا میرے گھر میرے ساتھ؟ اس کا لہجہ حد درجہ شوخ تھا۔ اس نے بس ایک نظر رافع کو دیکھا تھا۔ سائیں، وہ رکی نہیں، بھاگ گئی تھی اندر، اور اسی ایک لفظ میں تمام اقرار چھپا تھا۔ رافع نے اطمینان سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں روشن اور چمکدار ستارے ٹمٹماتے ہوئے اس کی خوشی پر خود بھی رقص کناں تھے۔
تو یہ تھا اس ناول کا اینڈ، جس کا نام تھا سزا تو اب ہوگی۔ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوگی کل اس ایک نیو ناول کے ساتھ۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔